आप जनता के बीच लगातार जा रहे हैं, क्या आपको दिक्कतें उनकी समझ में आ रही हैं? सबसे पहले तो आपका मैं इस घोसी लोकसभा में आपका स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं। और दूसरी बात कि जो आपका प्रश्न है, जनता तो एकदम मन मिजाज बना चुकी है इस बार बदलाव, और जनता वोट देते देते भी त्रस्त हो चुकी है और ये चाह रही है कुछ ऐसा बदलाव हो जो सत्ता के साथ साथ व्यवस्था का भी परिवर्तन ला सके। मैं 2009 से इस जनपद मऊ को जानता हूँ और 2009 से ऐसा कोई गांव, ऐसा कोई गली नहीं बचा होगा जहां मैं न गया। कहीं न कहीं इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर ने विश्वास जताया है इस घोसी के सर्वांगीण विकास के लिए। तो 2009 से लेकर के 2024 तक हम बस वही खोजे हैं कि यहाँ की कमियाँ क्या हैं, क्योंकि अच्छाई तो सब बताते हैं, कमी कोई नहीं बताता, और जब तक कमी नहीं बताएंगे तो उन कमियों को कोई दूर भी नहीं कर पाएगा। यहाँ की जनता ही स्वतः इस बात को कहने लग रही है कहीं भी जाने के बाद, वो अपनी समस्याएं बता रही। समस्याएं बताने के पीछे कारण भी है, क्योंकि वो समस्या उसी से बताना चाहती है जनता कि जो उसकी समस्याओं का समाधान करे। पूरे घोसी लोकसभा में स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी के बाद जो एक विकास का मार्ग प्रशस्त किया गया है, कहीं न कहीं उनके जाने के बाद वो रुक गया। अवसर मिले लोगों के, उन्होंने अपने बुद्धि विवेक, अपने प्रयास से कुछ न कुछ जरूर हुआ, लेकिन जिस प्रकार से मोदी जी का संकल्प इस देश को विकसित भारत बनाने का है, विगत 10 सालों की सरकार में मोदी जी के विकास की जो रफ्तार है वो अन्य जगह तो खूब तेज चल रहा है, लेकिन घोसी में नहीं चल पा रहा। अभी पिछला 5 साल का कार्यकाल बीता है, पूरी जनता जानती है, और यहाँ के बहुत बड़े मुद्दे नहीं हैं और छोटे छोटे मुद्दे हैं। जिस प्रकार से गांव में जाने के बाद मुख्य रास्ता हमारी सरकार के सानिध्य में, नेतृत्व में मुख्य रास्ते तो बन गए, लेकिन उस मुख्य रास्ते से जो गांव के रास्ते जुड़े हुए हैं, जो स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा बनवाना चाहिए था, वो लोग नहीं बना पाए। और जनप्रतिनिधि वो जो गुंडई के दम पर वोट लेने का काम किए हैं, जो प्रलोभन देकर के वोट लेने का काम किए हैं, ऐसे लोग क्यों काम करें? हमारी प्रथम प्राथमिकता है कि मुख्य रास्ते से जो गांव का रास्ता जुड़ा हुआ है, प्रथम दृष्टिया उसको एकदम ठीक करना, और इसके साथ साथ उस लिंक रास्ते से जो गांव का रास्ता जुड़ा हुआ है, मतलब गांव के अंदर जाने वाला, जो हमारे पंचायती राज विभाग से संबंधित है, हमारा प्रयास ये होगा कि इस बार अगर अवसर प्राप्त हुआ, लोगों ने छड़ी का बटन दबाया और हर जगह के साथ साथ घोसी में मोदी जी की सरकार को स्थापित किया, तो मेरा पहला प्रयास वही होगा कि ऐसा कोई रास्ता न बचे जो रास्ता आरसीसी इंटरलॉकिंग हो। दूसरी जो यहाँ की सबसे बड़ी समस्या, अभी मैंने अपने संबोधन में भी बोला, यहाँ अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए, इमरजेंसी आ जाए, तो वो व्यक्ति या तो बनारस लेके भागता है, या तो लखनऊ लेके भागता है, या तो गोरखपुर लेके भागता है। और तमाम ऐसी सूचनाएं हम लोग को प्राप्त होती रहती हैं कि गोरखपुर जाने में बीच में ही जो पेशेंट मरीज रहता है दम तोड़ देता है, लखनऊ जाने में बीच में ही दम तोड़ देता है, बनारस जाने में दम तोड़ देता है। हमारा प्रयास ये है कि यहाँ की जनता की मांग है कि यहाँ पर एक पीजीआई को स्थापित किया जाए, जिससे कि यहाँ के लोगों का इलाज यहीं पर हो सके। इस पे भी हम कार्य कर रहे हैं। तीसरा, जो मोदी जी ने 2024 में एक गारंटी दिया हुआ था कि हम 24 घंटा बिजली देंगे, 24 घंटा बिजली देने में सरकार को कोई आपत्ति भी नहीं है, लेकिन जो पूर्व की सरकारों ने वादा किया हुआ था कि हम सारे तार बदल देंगे और 24 घंटा बिजली देंगे, पूर्व की सरकार में बात कर रहा हूँ, 10 साल पहले की, उन लोगों ने कहीं कुछ किया नहीं भ्रष्टाचार के अलावा। लेकिन हमारी सरकार ने लपट करके जब कई जगहों के तार बदले, कई क्षेत्र के, कई गांव के तार बदले, तो उन क्षेत्रों में 18 घंटा, 20 घंटा, 22 घंटा बिजली का प्रवाह भी होने लगा। लेकिन ऐसे कई जगह हैं, कई गांव हैं, कई क्षेत्र हैं जहां पर अभी तार नहीं बदला गया है, अंडर प्रोसेस में है और तार बदले भी जा रहे हैं। मेरा मानना यह है कि आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर पूरे घोसी लोकसभा ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश को 24 घंटा बिजली दे करके जनता को संतुष्ट करने का प्रयास किया जाएगा। आप सड़क की बात कर रहे हैं, सड़क बनवाने की बात कर रहे हैं, बिजली की बात कर रहे हैं, लेकिन इस चुनाव में रोजगार और महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, वो उनके लिए एक बड़ी समस्या है। सड़क की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन रोजगार की समस्या एक बड़ी है। इस पे आपका क्या कहेंगे? इसमें शिक्षा की भी व्यवस्था बहुत समस्या बड़ी है। मैं आने वाला था, लेकिन मैं आपके प्रश्न का इंतजार कर रहा था। रही बात रोजगार की, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमारे मऊ से ही गुजर के गया हुआ है और उसके जियो में है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के अगल बगल में हम यहाँ पर कमर्शियल प्लाट को सरकार खरीदी और खरीद भी रही है, ज़मीन एक्वायर भी कर रही है। वो सिर्फ ज़मीन एक्वायर करने का प्रोसेस नहीं है,
जमीन एक्वायर करके जब मैं 2017-18 में लघु उद्योग विभाग का मंत्री था, तो उसी समय हमने प्रपोजल तैयार किया हुआ था कि कुछ उस प्रकार से काम किए जाएंगे जिससे कि पूर्वांचल में रोजगार के साधन हो सके। तो हमारा मंशा ये है कि जब यहाँ की जनता हमारा चयन करके दिल्ली भेजेगी, माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करके, माननीय गृह मंत्री जी से बात करके अपने घोसी लोकसभा में लघु और कुटीर उद्योग को स्थापित करेंगे, जिससे कि यहाँ के नौजवानों को यहीं पर रोजगार मिले, परिवार के साथ रहे, उससे परिवार भी तरक्की करेगा और हमारे प्रदेश की इकोनॉमी भी बढ़ेगी। अभी आपको लग रहा है कि ये चुनाव में एक समस्या है महंगाई और रोजगार का? देखिए, महंगाई जिस प्रकार से समस्या जैसा कि है, इसका विकल्प तैयार किया जा रहा है और महंगाई से जनता निजात पावे, इसके लिए कई सारी योजनाएं सरकार के द्वारा भी चलाई जा रही हैं, उसका जनता तक लाभ भी पहुंच रहा है। जिस प्रकार से महंगाई आखिर इनको कब समझ में आता है? जब ये राशन खरीदने जाते हैं। महंगाई तब समझ में आता है जब हॉस्पिटल में इलाज कराने जाते हैं। महंगाई तब समझ में आता है जब बिजली का बिल चुकता करने जाते हैं। महंगाई तब समझ में आता है जब कपड़ा खरीदने जाते हैं। महंगाई तब समझ में आता है जब बच्चे का एडमिशन कराने जाते हैं। तो हमारी सरकार तो हर चीज़ का विकल्प दे रही है, राशन का वितरण दे रही है। विपक्ष कह रहा है कि राशन से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन हाँ, जब किराना के दुकान पर गरीब जाता है तब उसको राशन का भाव पता चलता है। लेकिन मोदी जी की सरकार ने कहा हम आपको व्यवस्थित करेंगे जिससे कि आपको राशन की समस्या न हो पाए। हमारी सरकार ने कहा कि हम आपके बच्चों को पढ़ाने का बंदोबस्त करेंगे, आपका बच्चा भी कॉन्वेंट में पढ़ेगा, अच्छी पढ़ाई पढ़ेगा। सरकार ने अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण कराते हुए जितने श्रमिक वर्ग के लोग हैं, ऐसे लोगों के बच्चे को कक्षा 5 से लेकर के 12 तक निःशुल्क शिक्षा देने का बात भी किया है, काम भी कर रहा है। 18 जनपदों 18 मंडलों में कॉलेज खुल भी गया है। हमारा प्रयास ये है कि अब ये मंडल पर नहीं बल्कि जिले पर खोला जाए, ताकि जितने मजदूर वर्ग के लोग हैं, ऐसे लोगों के बच्चों से पढ़ाई कर सके। तीसरी बात हमने बताया कि जब वो व्यक्ति जाता है दवाई के लिए, सरकार की मंशा है, सरकार की गारंटी है कि आयुष्मान कार्ड हम गरीबों का बनवाएंगे और बनवा करके 5 लाख रुपए तक का इलाज उनको निःशुल्क देंगे। हम जो गरीब, जब उसको महंगाई समझ में आती है तो हमारी सरकार उस पर विशेष ध्यान देते हुए उस महंगाई से उसका दिमाग हटे और जिस वजह से उसको महंगाई समझ में आती है उस पर सरकार खुद पहल करे। और सरकार ने पहल किया है। जनता को ऐसा महसूस हुआ। मैं एक गाँव में था जहाँ मैंने पहले लोकेशन आपको भेजा था, वहाँ एक दादी थी लगभग 82 साल की। उनसे मैंने हाथ में पैर छुआ, मैंने पूछा क्या हाल चाल? उन्होंने कहा कि बाबू एकदम ठीक है, हम मोदी जी को वोट देंगे। मैंने कहा क्यों? आप मोदी जी को ही क्यों वोट देंगे? उन्होंने कहा इसलिए कि मैं 15 दिन हॉस्पिटल एडमिट रहा, मेरा 1 भी रुपया नहीं लगा और पूरा तरीके से दवाई भी हुई, हमको भोजन भी मिला, हमारी सेवा जतन भी हुई और जब मैं ठीक हो गई तो हमको एम्बुलेंस के द्वारा घर तक भी भिजवाया गया। ऐसा कौन सरकार करता है? रही बात जो आपने कहा शिक्षा का, और शिक्षा का स्तर तो बढ़ेगा। और पहले लोग स्कूल नहीं जाते थे, बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, सर्टिफिकेट उनके घर चला जाता था। लेकिन आज हमारी सरकार उस पर ध्यान दे रही है। जो गांव के सरकारी विद्यालय हैं, आज उसको मॉडलर तरीके से भी चलाने का बंदोबस्त किया जा रहा है। कहीं ना कहीं अगर हमारी सोच अच्छी होगी, सोच सकारात्मक होगी, कुछ परिवर्तन के लिए अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो जरूर इस पर सरकार भी हमारी पहल करती है और हम जैसे लोग भी पहल करते हैं। एनडीए 400 सीटों का दावा कर रहा है, लेकिन 400 सीटें क्यों? क्या संविधान बदल देंगे? ऐसा विपक्ष का आरोप है। इस मतलब आपको लग रहा है कि संविधान का मुद्दा इस चुनाव में चल रहा है? हाँ, संविधान का चल रहा है विपक्ष के द्वारा। पता है, भारत का संविधान खतरे में नहीं है। देश का चुनाव हो रहा है, भारतीय संविधान से ही हो रहा है और सब सुचारू रूप से चल रहा है। कहीं अब बूथ पर गोली नहीं मारी जा रही है, कहीं बूथ पर किसी मतदाता के हाथ नहीं काटे जा रहे हैं, किसी बूथ पर किसी महिला का चीरहरण नहीं हो रहा है, किसी बूथ पर कोई बम नहीं फेंक रहा है। ये संविधान की रक्षा, ये संविधान से रक्षा हो रहा है और जनता जान रही इस चीज़ को कि भारतीय संविधान खतरे में नहीं है। संविधान अगर खतरे में है तो विपक्षी पार्टियों का संविधान खतरे में है। मैं पर्टिकुलर तरीके से मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का संविधान खतरे में है, इसलिए वो भारतीय संविधान का आड़ लेते हुए वो अपने संविधान को बचाने के फिराक में है। रही बात 400 सीट जितवाने का काम जुबान से नहीं होता है, काम से होता है और मोदी जी ने काम किया है। जनता इस बात को कह रही है कि 400 सीट हम जीतेंगे। अखिलेश यादव 2022 के चुनाव में भी कह रहे थे कि 400 सीट जीतेंगे, बाकी लोग पानी पीटते थे। अखिलेश जी को हमारे नेताजी ने बस एक बयान दे दिया, माँ भी अखिलेश जी के साथ में। यही तो मैं कहना चाहता हूँ। जब चुनाव बीता तो हमने कहा उनसे कि 400 सीट का सपना एसी में बैठ के नहीं देखा जाता है। 400 सीट का सपना देखने के लिए जमीन पर उतरना पड़ता है, लोगों से संपर्क करने पड़ते हैं, गांव-गांव चौपाल करने पड़ते हैं और हमने साक्षात उसका उदाहरण भी दिया। हमने कहा कि अगर आप गांव गलियों में नहीं जाएंगे, मड़ई में नहीं जाएंगे, झोपड़ी में नहीं जाएंगे, गांव के गरीबों से नहीं मिलेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। और वो कहते हैं ना, मतलब कहते हैं कि बड़े बाप के बड़े बेटे हैं वो कहते हैं अरे सीख लेना चाहिए ओम प्रकाश राजभर जी से।
एक झटका दिए मैनपुरी पहुंच गए, और मैनपुरी में हमने कई फोटो उनका देखा, गांव गांव खेते खेते घूमना चालू कर दिए। परिणाम क्या आया? रिजल्ट उनको प्राप्त हो गया। तो इससे भी ज्ञान लेना चाहिए उनको। ओम प्रकाश राजभर को अगर एक्चुअल में किसी ने पहचाना तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहचाना, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहचाना, माननीय गृहमंत्री जी ने पहचाना कि ये व्यक्ति धरातल का नेता है, गरीब की बातों को करता है, गरीब की समस्याओं का समाधान करता है। इसी से जुड़ा एक सवाल मेरा है, आपका नारा है वादा नहीं विकास करेंगे साथ, वादा नहीं विकास करेंगे साथ दीजिए काम करेंगे। तो वादे की जब आप बात करते हैं, लेकिन जैसे जैसे सरकार बनती है, आपने 2017 आप बीजेपी के साथ रहे, फिर एसपी के साथ रहे और फिर से आप बीजेपी के साथ रहे, तो आपने कहा कि मोदी जी ने ओम प्रकाश राजभर जी को पहचाना, उनकी काबिलियत पहचानी। क्या 17 में या 22 चुनाव से पहले ऐसा क्या था कि पार्टी बदलनी पड़ गई? कहाँ पार्टी बदली गई थी? 2017 में पहला गठबंधन हुआ, गठबंधन के बाद सरकार चली, हमने काम किया, दबा के काम किया, छोट मोट नहीं बड़ा बड़ा काम किया। और जब हमारी एक समस्या सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की बात आई तो कहीं न कहीं उसमें थोड़ी सी अड़चन पैदा हुआ, और हम लोगों ने कहा कि भाई जब सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट नहीं तो फिर हम साथ में। और हमने देखा कि मेरे न रहने के बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार ने वही काम किया जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी चाहती थी। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली की कैबिनेट में बैठ कर उन्होंने कहा, सेंट्रल में बैठ कर उन्होंने कहा कि हम रोहिणी आयोग की सिफारिश को मंजूरी देते हैं और हम देश स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर ओबीसी को आरक्षण देने का काम करेंगे। हमारा जो काम है वो काम तो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, हमारा काम जो है वो तो मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और अखिलेश यादव जी एक भी रिकॉर्ड उठा के दिखा दीजिए कि जब से विपक्ष में बैठे हुए हैं कभी वो क्या सामाजिक न्याय समिति की बात किए? क्या वो सिर्फ और सिर्फ धोखा देने का काम किए, और वो भस्मासुर की भूमिका में आते। तो माना जाए कि अब बीजेपी के साथ ही रहना, एनडीए में रहना आगे, इसमें कोई संदेह है क्या है? अरे जो काम करेगा उसके साथ रहेंगे, और काम हमारी सरकार कर रही है, दबा के काम कर रही है, गरीब के पक्ष में काम कर रही है। तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनता है, धर्म भी बनता है, कर्म के आधार पर धर्म भी बनता है कि हम ऐसे पार्टी का साथ दें, ऐसे पार्टी को ताकत दें, ऐसे गठबंधन को का साथ दें जो गठबंधन अंतिम व्यक्ति गांव गरीब की चिंता करते हैं।